नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। पंजाब और बंगाल में विपक्ष की सरकारें हैं, जहां विपक्ष मजबूर और कमजोर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में तो ममता के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। एक तरफ एसआईआर प्रक्रिया को लेकर वो जिस तरह से चुनाव आयोग से टकरा रही हैं, उससे उनकी दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। बंगालियों को अब तक लुभाने वाली अब हिंदी भाषियों पर भी डोरे डाल रही हैं। और इधर उद्योगों को मिलने वाले सभी तरह के प्रोत्साहन और छूट को उन्होंने खत्म कर दिया, जिससे उनके खिलाफ कारोबारी भी नजर आ रहे और कलकत्ता हाईकोर्ट का उन्होंने रिट किया है। वहीं चुनाव आयोग के साथ बढ़ता टकराव भी ममता की परेशानियां और चुनौतियां दोनों बढ़ा रहा है। परेशानी तो पंजाब में भी आप सरकार की बढ़ गई है। पंजाब में आई बाढ़ ने सरकार की कमर तोड़ दी है। 13,800 से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है, जिससे बांध सरकार दबाव में है। राहत और बचाव कामों में सरकार फेल हो चुकी है। पंजाब में आप की पकड़ कमजोर होती जा रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आपका पतन शुरू हो गया है। इस बीच केजरीवाल ने केरल में डेरा डाला है। और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की जो फैसले आ रहे हैं या जो नीतियां वो अपना रही हैं, उससे उनकी पार्टी और उनकी दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी इज अ वेरी श्रूड लीडर, और अगर आप उनकी तुलना राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं से करेंगे, उद्धव ठाकरे से करेंगे, तो गलत साबित होंगे। अभी अचानक से उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए जो है वो पिटारा खोल रही है, अच्छी अच्छी बातें कर रही है। 1 महीने पहले तक बांग्ला भाषियों के साथ पूरे देश में अन्याय हो रहा है? बांग्ला बोलने वालों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, जगह जगह से उसको मार के भगाया जा रहा है, यही कह रही थी ना जी। अब अचानक से उनकी नींद खुली है, उन्होंने कह दिया कि भाई छठ के लिए 2 दिन की छुट्टी। क्यों? क्योंकि पूरे बंगाल के अंदर 30% के आसपास ऐसे लोग हैं जो नॉन बंगाली हैं जी। और ये मुझे लगता है कि उनको ये आईपैक वाले अभी भी सर्विस दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की जो कंपनी है, उन्होंने सर्वे रिपोर्ट दिया होगा कि ये ज़्यादा बांग्ला मत करो। ये उर्दू वाले भी नाराज हो जाएंगे, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ बंगाल के अंदर मुसलमानों के बीच एक उर्दू बोलने वाले मुस्लिम बहुल इलाकों में वो अलग राज्य बनाने का भी एक अलग चल रहा है मामला। उर्दू अखबार में बहुत सारे लोग हैं जो उस तरह का आर्टिकल लिखते हैं कि उर्दुस्तान मुसलमान जो है। तो ये जो आप बांग्ला को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि उनको ये फीडबैक मिल गया होगा कि हिंदी भाषी तो नाराज हो जाएंगे, ये मुसलमान भी नाराज हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको मैनेज कर पाना मुश्किल होगा। इमीडिएटली उन्होंने यू टर्न लिया। इसलिए बांग्ला करना पिछले 10-15 दिनों से इन्होंने बंद कर दिया है। तो एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ कि उनको ये भी देखना है, क्योंकि अभी बाकायदा दुर्गा पूजा आएगा, अभी दीपावली, छठ सब कुछ आएगा, और बिहार बॉर्डर्स के ऊपर जो बंगाल का सबसे ज़्यादा किसी राज्य के साथ बॉर्डर है तो वो बिहार के साथ है, और इसीलिए वहाँ जो छठ, दीपावली और चुनाव एक साथ हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बॉर्डर के उस पार भी होता है, उस इलाके में जो बिहार से सटा हुआ है। तो अचानक से ये जो प्रेम इनका जागा है, ये बता रहा है कि अगर कोई लीडर अपनी नीतियों को, अपनी स्ट्रेटजी को, मुद्दों को बार बार बदलता रहता है। अब देखिए, एसआईआर चला गया। अभी चुनाव से 2 महीने पहले जब बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ, तो मैं मर जाऊंगी तो खून की नदियां बहा दूंगी, एसआईआर नहीं होने दूंगी। फिर सीए में जो है 2024 कर दिया गया, उसका इम्पैक्ट जो है सबसे ज्यादा बंगाल के अंदर होगा। तो सीए में भी जो है मैं लगने नहीं दूंगी, सीए अमित शाह ने लागू कर दिया, डेट 2014 से 2024 कर दिया, ममता बनर्जी चुप। फिर उसके बाद ये सारे मसले आ रहे हैं, तो ये अचानक से फिर आप जो है आ जा रहे हो किसके ऊपर? बांग्ला लैंग्वेज, अब ये हिंदी लैंग्वेज, छठ। तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी
कि पूरी की पूरी रणनीति वो बहुत ही छिछले ग्राउंड के ऊपर है। शी नोज कि इस बार माहौल उनके बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। बिल्कुल। तो पश्चिम बंगाल में जो माहौल है वो ममता के खिलाफ है, तो शायद यही वजह है राजीव सर कि वो बार बार अपनी रणनीति और प्लान में बदलाव कर रही हैं। देखिए, ये रणनीति जो बदल रही है, उनकी प्लानिंग बदल रही है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मुद्दा हमारी सरकार को रिटेन करने के लिए जरूरी हो सकता है। बहुत सारे मुद्दे ट्राई कर रही हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ बात करती रही, लेकिन इनको ये महसूस हो गया कि एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में तो होकर रहेगी, और चुनाव आयोग ने भी लगातार एसआईआर को लेकर, भले ही पूरे देश में एसआईआर लागू करने की बात कही गई, यह भी कहा गया कि अक्टूबर से इसके प्रोसेस शुरू किए जाएंगे, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने यह मान लिया है कि अभी पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे राज्यों की अपेक्षा। तो वहां पर प्रोसेस कठिन होगा, पहले से शुरुआत कर दे, इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया। और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगभग 80,000 बीएलओ जो नियुक्त हुए थे इस बीच में, इन सबको ट्रेनिंग दी गई कि कैसे कैसे, कौन से आधार पर और कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन क्षेत्रों में हम एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद ममता बनर्जी को ये लगने लगा, बिहार सामने में एग्जाम्पल है, तो पश्चिम बंगाल में भी जिन इलाकों में ममता बनर्जी की पकड़ सबसे ज़्यादा है और वहाँ मुसलमानों की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, उन इलाकों में तो एसआईआर में सबसे बड़ा भुक्तभोगी वही होंगे। और जिस तरीके का काम पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय से चल रहा है, तो बॉर्डर के जो 8-9 जिले हैं, उन जगहों पर एसआईआर होने के बाद कम से कम 25 से 30% छटनी होनी है। जैसे बिहार में 2 जिले सबसे ज्यादा वोट वहीं पर कटे हैं, किशनगंज और कटिहार में सबसे ज्यादा वोट, 3 लाख के करीब एक एक लोकसभा क्षेत्र में वोट काटे गए हैं, 2,76,000, 3,13,000। तो ऐसी स्थितियां वहां भी आने वाली। उनको लगने लगा कि वो जो बैलेंस खराब हो रहा है मेरा, वो कहां से पूर्ति कर पाएंगे। तो पहले तो इन लोगों ने बंगला बंगला की बात की, लेकिन बंगला बंगला करते करते अब जो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव चेंज कर दी कि ये बांग्ला की बात नहीं कर रही, ये तो घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए बांग्ला लोगों को इसके साथ जोड़कर चल रही है। तो इन सारी स्थितियों में इनको लगने लगा कि थोड़ा थोड़ा सबके साथ होना चाहिए और सबसे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए। इसलिए आजकल फ्रस्ट्रेशन में है कि कौन सा मुद्दा हिट कर जाए, ये एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, लास्ट चांस है, इसके बाद तो फिर सरकार बननी नहीं है। बिल्कुल। तो जिस तरह से ममता की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, परेशानियां तो मान सरकार की पंजाब में बढ़ी है, बाढ़ से जो हालात बने हैं, क्या वो दिल्ली की तरह पंजाब में भी आपका पतन तय है? देखिए, केजरीवाल भगोड़ा भाग गया जी। अभी लड़ना था उसको, लोगों के साथ खड़ा होना था। तो ये अगर आप ट्रेंड देखिएगा, जब भी ये मुसीबत में आता है, ये जो है अपनी सांस का इलाज करने के लिए कहीं न कहीं भाग जाता है। इस बार खांसी का इलाज कर, हाँ, वही खांसी सांस, यही है ना। दिल्ली से चुनाव हारा तो पंजाब भाग गया, पंजाब भागा था ना, फिर वहीं चले गए होते। अब पंजाब में मुसीबत है तो भाग के केरला चला गया। क्यों गया? वो इसलिए गया कि आम आदमी पार्टी टूट की कगार पे है पंजाब के अंदर। जिस तरीके से आप देखिए, आप अपने एमएलए को अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस भेज दे रहे हो, उल्टे पुल्टे आरोप लगा दे रहे हो, जब ऑलरेडी उसके ऊपर उस महिला का केस जो है वो चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, आपने उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया, वो गोली वोली चल गई। अब उस एमएलए के समर्थन में अंदर खाने बहुत सारे एमएलए खड़े कि भाई तो मैंने, आप विरोध में बोलोगे तो एक को गिरफ्तार कराया, दूसरे को भी गिरफ्तार करवाएगा। और वो क्या मांग कर रहा था? वो मांग कर रहा था कि भाई ये जो बाढ़ की वजह से उसका कंस्टिट्यूंसी जो डूब रहा है, उसको मदद करने के लिए सरकार नहीं है। अब बताया तो ये जा रहा है कि ये भी नाराज होकर के बैठा हुआ है मुख्यमंत्री कि भाई अब संभालो, सारी चीजें तो हमारे हाथ से ले लिए, दिल्ली की टीम बिठा दिया है तुमने। तो केजरीवाल भी भाग गए। अब पता नहीं मनीष सिसोदिया वगैरह, अब एक दिन नजर आया वो नाव के ऊपर जो है वो फोटो खिंचवा रहा था, चड्डा है ना, वो भी वहां पे गया। तो वो एक दिन नजर आया,
तो उसके ऊपर अलग राजनीति होने लग गई। वहां दिल्ली से और आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर जो है वो उसके ऊपर सवाल खड़े करने लग गए कि तुम यहां पे हीरो बनने के लिए आ गए हो। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि बाढ़ का मैनेजमेंट जो है, देखिए गवर्नेंस इसको आती नहीं, गवर्नेंस आती नहीं, बस एक ही चीज घोटाला वोटाला करने में एक्सपर्ट है ये, जैसे दिल्ली में किया है इसने। लोगों को मदद कैसे पहुंचाया जाता है इसमें उसको जरा सा भी, भाई दिल्ली में भी देखिए हाथ खड़े कर देता था। कोविड हुआ तो क्या किया, हाथ खड़े कर दिया इसने, मरने दो, और डीटीसी बसेस भेज करके कह दिया कि भाई योगी जी ने बस बिठाया है सो भागो सब लोग यहां। भाई हंगामा करवा दिया था, लोगों को भूखा मार दिया, बिना ऑक्सीजन बिना दवाई सारी चीजें। तो ये जो भगौड़ा केजरीवाल जो केरल भागा है, ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि वहां ये लोग अब हाथ खड़े कर चुके हैं। बिल्कुल। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरेंडर वाकई में राजीव सर कर दिया है या अभी और बुरे दिन देखने हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए, अभी तो बुरे दिन की शुरुआत है आम आदमी पार्टी के लिए। संजोग दिल्ली वाला ही दिख रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार जाने वाली थी, उससे पहले बैक टू बैक आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ नेता बगावती हो गए, बागी हो गए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगना शुरू हुआ। शीश महल का कांड सामने आया, सीएजी में रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट में घोटाले सामने आए। वो सारी स्थितियां अब पंजाब में दिखाई पड़ रही है। बगावत पार्टी के अंदर है। अरविंद केजरीवाल चाहता है कि हम बाहर बाहर रहें। पंजाब के अंदर ऐसी स्थितियां पैदा हो कि भगवंत मान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दें। ये भगवंत मान भी जानते हैं। इसीलिए पिछले दिनों 3-4 दिन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का, अमन अरोड़ा, वो भगवंत मान से मिलने के लिए पहुंचे। और भगवंत मान ने क्या आदेश दे रखा था, अमन अरोड़ा की गाड़ी भी उनके प्रीमाइसेस में रखने नहीं दिया, पार्क करने नहीं दिया, बाहर भगा दिया। अमन अरोड़ा केवल मंत्री नहीं है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ समय पहले इनकी मीटिंग हुई थी। मतलब केजरीवाल चाहता है कि ये पूरे जो विभीषिका पैदा हुई है, जो आपदा आई है, इसकी सारी जिम्मेदारी भगवंत मान अपने ऊपर ले और उसके बाद इस्तीफा दे दे। नेतृत्व परिवर्तन करके हम पार्टी के अंदर की थोड़ी बगावत को भी शांत कर लें और आगे लोगों के सामने जाएं कि देखो भगवंत मान ने ऐसा किया, इसलिए हमने भगवंत मान को बाहर कर दिया। और अब आम आदमी पार्टी दूसरे उत्साह के साथ काम कर रही है। यही वजह है कि भगवंत मान को इसकी सुबुगाहट लगी, वो मीडिया के सामने आया और उसने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया कि नहीं नहीं, हम तो अरविंद केजरीवाल से बात कर चुके हैं, हम तो आंदोलन के समय के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और हमारे खिलाफ कोई ग्रुप नहीं चल रहा। ये कुछ मीडिया वाले, कुछ रिपोर्टर ये सब भ्रम पैदा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में गुटबाजी है, भगवंत मान को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये आखिर ये इसको कहना क्यों पड़ा, सब लोगों के सामने आकर बोलना क्यों पड़ा? ये 3-4 दिन पहले का मामला है जब भगवंत मान खुद ये बोल रहा है और ये बता रहा है कि हम अरविंद केजरीवाल के बहुत नज़दीकी हैं। तो अरविंद केजरीवाल के जितने तुम नज़दीकी हो, उससे ज़्यादा नज़दीकी ये प्रशांत भूषण था, ये उससे ज़्यादा नज़दीकी कुमार विश्वास रहा करता था और ये आशुतोष था। ऐसे कई नेता हैं जो ज़्यादा नज़दीकी थे और आज बाहर का रास्ता देख चुके हैं। इसी तरीके से पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार पर एक के बाद एक आरोप भी लग रहे हैं। अभी एक सीएजी की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 12,000 करोड़ का इसका जो फंड था, एसडीआरएफ फंड, उसमें से 1 रुपया खर्च नहीं किया है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में बताया जा रहा है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, सब लोगों ने आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि ये पैसा खर्च नहीं करता और केंद्र सरकार से कहता है 50,000 करोड़ दो, 60,000 करोड़ दो। तो पार्टी के अंदर बगावत है। अरविंद केजरीवाल कोई नई रणनीति बना रहा है कि किसी तरह से बच जाए, हम बाहर बाहर रहते हैं, अंदर से इन लोगों के गुटबाजी करके इस्तीफा दिलवा लें और इनके सारे शीर्ष नेतृत्व के, आला कमान के जो गैंग के लोग हैं, ये दिल्ली में आकर शरण लिए हुए हैं और पंजाब अभी सुलग रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले ममता के फैसले उनके खिलाफ जा रहे हैं।
जिससे पार्टी के अंदर मारधाड़ मची है। वहीं वोटर लिस्ट अपडेशन पर भी टीएमसी बैकफुट पर है और यही हाल पंजाब में मान सरकार का है, जहां अब आम आदमी पार्टी सरकार आम लोगों के निशाने पर है। बाढ़ से बने हालात ने पंजाब में मान सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। यही वजह है कि केजरीवाल भी मुंह छिपाकर पंजाब से भाग खड़े हुए हैं। यानी दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का पतन तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।